The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है. एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल है. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल है. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं. Forget to download our application and start your preparation with us. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स में इंक्लूडेड नहीं होते हैं. So that's the basic difference between video lecture course and study material course. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. कैटेगराइजेशन, एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन में आ जाओ. हमने ये चार चीजें तो पढ़ ली. क्या चार चीजें पढ़ ली? फिजिकल एविडेंस पढ़ लिया, ठीक है, टेस्टिमोनियल और पर्सनल एविडेंस पढ़ लिया. जो इन दोनों में नहीं आई उनको इस कैटेगरी में डाल दिया. जो क्राइम सीन की बॉडी से रिलेटेड एविडेंस है उसे कॉर्पस डिटेक्टिव एविडेंस में डाल दिया. बट अगर ब्रॉडर क्लासिफिकेशन देखें, अब एकदम मोटी मोटी बात अगर पकड़े, अगर मैं कहूँ नॉर्मल लैंग्वेज में, तो अगर मोटी मोटी बात पकड़े तो बेसिकली फिजिकल एविडेंस या तो नॉन लिविंग हो सकते हैं और लिविंग हो सकते हैं. नॉन लिविंग, लिविंग आइडिया लग चुका है ऑलरेडी जब आपने प्रोसेसिंग ऑफ क्राइम सीन पढ़ी होगी. तो नॉन लिविंग और लिविंग से क्या मतलब है? वो सारा का जिस भी एविडेंस का ओरिजिन नॉन लिविंग थिंग से है वो नॉन लिविंग एविडेंसेस के अंदर आ जाएंगे, और जिनका ओरिजिन लिविंग चीजों से हुआ है तो वो लिविंग टाइप के कैटेगरी में आ जाएंगे. तो पहले नॉन लिविंग फिजिकल एविडेंसेस के बारे में पढ़ लेते. तो ग्लास पीसेस, ग्लास पीस नॉन लिविंग है. ये तो बचपन में पढ़ा हुआ है यार. ये नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स क्लास 1 में, केजी 2 में, क्लास 2 में पढ़ा हुआ है सारा कुछ. तो नॉन लिविंग, लिविंग तो आप बता दोगे कि ओरिजिन क्या है. तो ग्लास पीस क्या हुआ? ग्लास पीस है आपका नॉन लिविंग एविडेंस. तो कोई विंडो हो गई या कोई वेंटिलेटर का ग्लास फैन हो गया, कोई पार्टिकल्स हैं ग्लास फ्रेगमेंट के, अगर वो ट्रांसफर हुए हैं. एक्सचेंज का प्रिंसिपल याद है ना? एक्सचेंज प्रिंसिपल होता है कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, कोई दो चीजें जब कांटेक्ट में आती हैं तो एक म्यूचुअल एक्सचेंज होता है. तो म्यूचुअल एक्सचेंज से ग्लास पीसेस भी एक्सचेंज हो सकते हैं. आप अगर कहीं क्राइम करने गए हैं, आपने विंडो तोड़ी, आपके पास कोई हैमर है तो आपने हैमर का यूज किया और विंडो तोड़ी, तो विंडो का जो ग्लास है वो शैटर्ड हो गया. तो कुछ ग्लास पीसेस आपको पता नहीं लगा कि आपके शूज में आके रह गए, कि आपके क्लॉथ में आके रह गया. तो ये म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया. अब आप उस विंडो से अंदर जा रहे हैं, ठीक है, आप उस विंडो से अंदर जा रहे हैं. एक विंडो बना देती हूँ. ये ग्लास पीस ये टूट गया, तो यहाँ का ग्लास पीस कुछ म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया. आपने इस विंडो से एंट्री ली. अभी जो ग्लास पीस का जो पॉइंटेड एरिया होता है वहां पे आपका स्वेटर फंस गया, या आपकी कोई आपका शर्ट जो भी आपने पहना है, आपका क्या क्लॉथ जो भी आपने पहना वो फंस गया. तो क्लॉथ का जो फाइबर है वो यहाँ अटक गया. तो ये क्या हुआ? ये हुआ म्यूचुअल एक्सचेंज. ये क्या हुआ? ये हो गया म्यूचुअल एक्सचेंज. तो म्यूचुअल एक्सचेंज होता है. और ग्लास पीस हमारा नॉन लिविंग एविडेंसेस है. इसका ओरिजिन लिविंग सब्सटेंस और लिविंग थिंग से नहीं हुआ है, ठीक है. तो ये सारी की सारी चीजें ग्लास पीस जो हो गया वो नॉन लिविंग में आएगी. तो ये कब कब कैसे कैसे सिचुएशन में देखने को मिल सकती है कि अगर किसी ने किसी का विंडो तोड़ा है, सच एविडेंस वेदर ब्रोकन बाय बुलेट, तो बुलेट से वो टूट सकती है, अदर मीन से टूट सकती है, मे हेल्प इन लिंकिंग अ सस्पेक्ट और अ पीस ऑफ एविडेंस. तो ये जो एविडेंस है वो किसी सस्पेक्ट को किसी विक्टिम से, किसी सस्पेक्ट को किसी क्राइम सीन से लिंक करने का काम करता है. कैन बी यूज्ड टू डिडक्ट कॉज ऑफ ब्रेकिंग. तो कॉज ऑफ ब्रेकिंग का पता लगा सकते हैं, डायरेक्शन एंगल से देख के पता लगा सकते हैं. और कॉमनली सब्सटेंस जैसे कि फिंगरप्रिंट अगर उसमें है, कोई ब्लड अगर कोई प्रेजेंट है, कोई ब्रोकन ग्लास में कोई फाइबर मटेरियल प्रेजेंट है, तो ये सारी चीजें आपको केस को नारो करने में हेल्प करेगी. सॉइल और नेचुरल रिसोर्सेज, सॉइल और नेचुरल रिसोर्सेज. तो नेचुरल रिसोर्सेज से ये नहीं सोचना है कि लिविंग ओरिजिन है. अब मैं प्लांट्स की अगर बात करूं तो आप बोलोगे ये तो लिविंग थिंग्स होते हैं, बट प्लांट एज सच तो हम उसे बायोलॉजिकल एविडेंस में नहीं लेंगे क्योंकि वो बायोलॉजिकली ओरिजिनेट नहीं हुआ है.
नेचुरल है, एनवायरनमेंट के लिए नेचुरल है, बट ह्यूमन बॉडी या एनिमल से रिलेटेड नहीं है, तो वो बायोलॉजिकल ओरिजिन उनका नहीं है, ठीक है। तो सॉइल्स हो सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं, कोई क्लोथ हो सकता है, क्लोथ्स हो सकते हैं, फुटवेयर्स हो सकते हैं, कोई सॉइल, कहीं का सॉइल हो सकता है, वुड हो सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स, वेजिटेबल मैटर्स, और ये सारी चीजें सॉइल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाएगी। मोस्ट सैंपल्स ऑफ सच आर अनेबल टू प्रूव मेक मैच but maybe with the presence of rare material, often such type of evidences are considered circumstantial evidence कहते हैं हम इसको, but are useful in supporting other evidences in case। तो सिर्फ और सिर्फ इन circumstantial या supporting evidence, इन्हें बोलो कि आपकी supporting evidence है, इनके बेसिस में कोई रिजल्ट आप नहीं कर सकते, या इनके बेसिस में कोई जजमेंट आपको नहीं मिलेगा, बट ये वो एविडेंसेस हैं, कोई रेयर सॉइल हो गया, कोई रेयर मेटल हो गया, या कोई ऐसी चीजों का इन्वॉल्वमेंट हो गया जो रेयरली उस एरिया में मिलती है, या वो रेयर है, या फिर वो फ्रीक्वेंट नहीं है एज कंपेयर टू दी अदर थिंग्स। तो ये सारी की सारी चीजें फिर इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इन्हें हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहेंगे, क्योंकि ये अदर एविडेंसेस को सपोर्ट करती है। क्या करती है? अदर एविडेंसेस को सपोर्ट करती है, आपके जो जजमेंट आने वाला है उस जजमेंट को सपोर्ट करती है। तो सोलोली इनके बेसिस पे जजमेंट नहीं आएगा, बट हाँ ये सपोर्ट करेंगे मेन एविडेंसेस को, और फिर आपका जजमेंट आएगा। नेक्स्ट अगर हम पेंट की बात करें, तो पेंट वो किसी कार का पेंट हो सकता है, किसी हाउस का पेंट हो सकता है, कोई पेंट चिप हो सकता है, तो वो एक पेंट स्मेयर भी हो सकता है। आप मर्डर करने जा रहे हैं किसी घर पे, उसने तुरंत, दिवाली का टाइम है, उसने तुरंत अपने घर में पेंट कराया हुआ है, तो आपने मर्डर किया, मर्डर करते में आपको ध्यान तो नहीं रहेगा, आप सट गए किसी वॉल से, या आप सट गए किसी विंडो से, या आप सट गए किसी डोर से, तो वो जो पेंट वहां पे फ्रेश पेंट हुआ है, तो आपका जो फाइबर का इंप्रेशन है, जो आपकी क्लॉथ फाइबर का इंप्रेशन है, वो उस पर चला जाएगा, या फिर वो जो पेंट स्मेयर है आपके क्लॉथ पे आ जाएगा। तो ये म्यूचुअल एक्सचेंज होगा, और इसी म्यूचुअल एक्सचेंज से भी जो ये पेंट एविडेंस जो हो गया, पेंट एविडेंस का जो म्यूचुअल एक्सचेंज है वो स्मेयर के फॉर्म में हो सकता है, चिप के फॉर्म में हो सकता है, ड्राई हो सकता है, मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ क्राइम। परपिटरेटर दिख रहा था मुझे, ये प्रिपरेशन ऑफ क्राइम, तो क्राइम के प्रिपरेशन के दौरान अगर पेंट चिप एक्सचेंज हो गए, ड्राई पेंट एक्सचेंज हो गया, पेंट स्मेयर एक्सचेंज हो गया, तो ये सारी की सारी चीजें नॉन लिविंग एविडेंस पेंट एविडेंस में आएंगे। मोस्ट पेंट एविडेंसेस ओरिजिनेट्स फ्रॉम क्राइम इन्वॉल्विंग हिट एंड रन केसेस। तो हिट एंड रन केसेस में आपको पेंट चिप्स मिलते हैं, तो गाड़ी ने किसी को ठोका, नॉर्मल अगर हम ऐसे ही एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर कोई गाड़ी है, वो रोड पे चल रही है, रोड से वो डिस्ट्रैक्ट हो गई और आके इस घर पे ठुक गई, तो ये जो गाड़ी का पेंट चिप है वो यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा, हो सकता है घर का जो पेंट है वो गाड़ी पे एक्सचेंज हो जाए। तो हिट एंड रन के केसेस में या फिर एक्सीडेंट्स के केसेस में पेंट चिप्स मिलते हैं या पेंट एविडेंस मिलते हैं। विद अ कंट्रोल सैंपल टू कंट्रोल अ सस्पेक्ट, विद अ कंट्रोल सैंपल टू कंपेयर अ सस्पेक्ट सैंपल। कंपैरिजन पे बात करते हैं हम, कंपैरिजन हमारा एक कंपैरिजन एविडेंस प्रिंसिपल भी है कि आप कंट्रोल सैंपल से सस्पेक्टेड सैंपल को कंपेयर करते हैं, कि आपने कंट्रोल सैंपल लिया हुआ है, आपके पास सस्पेक्टेड सैंपल है, अब आप कंपेयर करके देखेंगे कि दोनों की ओरिजिन सिमिलर लग रही है नहीं है। पेंट कैन बी मैच्ड टू अ व्हीकल विद नियरली 100% ऑफ सर्टेनिटी, तो ये एक अच्छी बात है। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चनड डॉक्यूमेंट। तो क्वेश्चनड डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? कोई मेरे पास एक जमीन के पेपर है, ये जमीन के पेपर है, इस जमीन के पेपर में मेरा एंड मेरे ब्रदर का नेम है, बट मैंने अपने ब्रदर का अपना नेम यहाँ से हटा दिया। मुझे लगा कि ये सारी जमीन तो मेरी होनी चाहिए, तो मैंने इस डॉक्यूमेंट में करी गड़बड़। मैंने क्या करी, मैंने डॉक्यूमेंट पे कर दी गड़बड़, अपने भाई का नाम हटा दिया कैसे भी करके, और मैंने ये जो जमीन के पेपर है वो अपने नाम करी, ये जमीन अपने नाम करी। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, मेरा जो ब्रदर है, मेरा भाई बोलेगा कि ऐसा नहीं हो सकता, कि इस जमीन पे तो मेरा भी हक है, ऐसा कैसे हो सकता है कि इस पे मेरा नाम नहीं है, या मुझे ये जमीन पास नहीं हुई, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उस पर्सन ने, मेरे भाई ने, इस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन कर दिया, उसकी ओरिजिनलिटी पे, कि ये पेपर ओरिजिनल नहीं है, ये पेपर सही नहीं है, ये कागजात सही नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन लग गया ना, ये जो क्वेश्चन लग गया उस डॉक्यूमेंट में, तो फिर वो कहलाएगा क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। वो सारे डॉक्यूमेंट्स जिसपे कोई क्वेश्चन लग गया हो, उसकी ऑथेंटिसिटी पे, उसकी जेन्युइननेस पे, तो वो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट कहला जाता है। तो वो डॉक्यूमेंट कोई जमीन जायदाद के पेपर हो सकते हैं, कोई विल हो सकती है, कोई फर्जी सिग्नेचर वाला सिस्टम हो सकता है। तो ये सिग्नेचर, हैंड राइटिंग, इनकी ऑथेंटिसिटी पे, इनकी जेन्युइननेस पे अगर क्वेश्चन लगता है तो वो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट कहलाता है। और ये जो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट मिला, फॉर एग्जाम्पल अगर सुसाइड नोट मिला, तो सुसाइड नोट आपका एक एविडेंस है ना, क्या है, एक एविडेंस है, तो वो डॉक्यूमेंट एविडेंस नॉन लिविंग एविडेंसेस में आता है। सेम विद फायर आर्म एंड एम्यूनिशन। फायर आर्म क्या होता है? फायर आर्म होती है गन, एम्यूनिशन क्या होता है? ये हो गई आपकी बुलेट्स। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझो, फायर आर्म आपका गन हो गया, एम्यूनिशन आपकी बुलेट्स हो गई। तो डिफरेंट गन्स में आपकी डिफरेंट काइंड ऑफ बुलेट्स आप यूज करते हैं। तो गन्स एंड बुलेट्स, इनकी भी जो ओरिजिन है नॉन लिविंग ओरिजिन है। अगर आपको क्राइम सीन पे गन मिली है, अगर आपको क्राइम सीन पे बुलेट्स मिले हैं, अगर मैं बोलूं एग्जॉस्टेड बुलेट्स, मींस बुलेट कैसी होती है?
एम्यूनेशन किसे कहते हैं कि एक तो ये पीछे इसका कवर होता है और उस पर बुलेट लगी हुई होती है। तो ये हो गई बुलेट, ये हो गया केस, क्या हो गया, ये कार्ट्रिज केस। ये कार्ट्रिज केस है। इस केस में क्या भरा हुआ है, इस केस में भरा हुआ है, सिंपली मैं बोलूं तो बारूद भरा हुआ है, ठीक है। इस जो केस, ये जो केस है जिसपे बुलेट फिट हुई है, उस केस के पीछे पे आपका भरा हुआ है बारूद। जब गन इसके बैक साइड पे हिट करेगी, ये जो अंदर पे बारूद है वो जलेगा और ये जो बुलेट है वो बाहर आ जाएगी। तो ये बुलेट तो निकल गई। अब ये जो कार्ट्रिज केस हो गया वो एग्जॉस्ट हो गया, खाली पड़ा हुआ है। तो आपको क्राइम सीन पे अगर आपको एग्जॉस्टेड बुलेट मिलती है, एग्जॉस्टेड बुलेट मतलब कार्ट्रिज केस मिलता है, या फिर बुलेट भी रिकवर होती है, तो बुलेट अलग से रिकवर होगी अगर गन चलाई गई है तो पूरा का पूरा तो अम्यूनिशन रिकवर नहीं। अब ये जब बुलेट और इसका केस दोनों साथ में होता है तो हम इसको कलेक्टिवली अम्यूनिशन कहते हैं या अमुनिशन कहते हैं, ठीक है। तो फायर आर्म एक बार फिर से लिख देती हूँ, गन, बुलेट। तो ये दोनों चीजें भी नॉन लिविंग ओरिजिन की हैं, नॉन लिविंग नेचर की हैं, तो नॉन लिविंग एविडेंस में आएंगे। तो ये भी एविडेंस हो गए। हो सकता है कि गन में फिंगरप्रिंट हो सकता है कि कार्ट्रिज केस में या आपके बुलेट में कुछ ऐसे मार्क्स हो जो सिर्फ और सिर्फ उसी गन से बनते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें फिजिकल एविडेंस आ जाएगी। पाउडर रेसिड्यू, तो पाउडर रेसिड्यू मैंने बोला कि गन का ये केस होता है एंड फिर बुलेट होती है, तो इसमें मैंने बोला बारूद भरा हुआ होता है। तो ये हम जब आप गन फायर करेंगे तो ये कुछ बारूद आपके हाथों पे, आपके कपड़ों पे कुछ आके रेसिड्यू गिरता है या रेसिड्यू होता है, तो इसे हम कहते हैं GSR। क्या कहते हैं, GSR। इसका फुल फॉर्म होता है गन शॉट रेसिड्यू, इसे हम कहते हैं गन शॉट रेसिड्यू। तो गन शॉट रेसिड्यू जो रह गया, जो डिस्चार्ज हो गया, ये भी क्या है, ये भी नॉन लिविंग नेचर का है। लिविंग थोड़ी है। लिविंग क्या होता है, ब्लड हो गया, सलाइवा हो गया, जो जिनका ओरिजिनेशन लिविंग पर्सन से हुआ है या लिविंग चीजों से हुआ है। वैसे ही सेम विद द एक्सप्लोजिव्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो एक्सप्लोजिव आपको कब मिलेंगे, जब ब्लास्ट हुए हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कब मिलेंगे, कि अगर किसी की फैक्ट्री में आग लगा दिया, अगर किसी के घर पे आग लगा दिया। तो ये जो फायर के केसेस होते हैं, फायर के केसेस में आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, कैरोसिन यूज कर सकते हैं, पेट्रोल यूज कर सकते हैं। तो फायर केसेस होते हैं उसे हम फोरेंसिक की लैंग्वेज में कहते हैं आर्सन। तो फायर तो दो तरीकों से लग सकती है, अपने आप भी आग लग सकती है या फिर जानबूझ के लगाई जाती है। तो जो जानबूझ के लगाई जाती है वो कहलाता है आर्सन। और हम तभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना जब जानबूझ के लगाई। नेचुरली आग लग गई तो फोरेंसिक साइंटिस्ट तो जाएंगे नहीं वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने। तो फोरेंसिक साइंस में अगर आप फायर की बात कर रहे हैं तो सीधे से आपको मतलब निकालना है कि आर्सन का केस हुआ है। आर्सन का केस मतलब कहीं पे आग लगा दी गई है, कहीं पे लगी है। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी फैक्ट्री में खुद से भी आग लग गई, नेचुरल फायर लग गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, फायर लग गया। बट उस बिजनेसमैन को ये शक है कि मेरी सक्सेस से जल के किसी पर्सन ने मेरी फैक्ट्री पे आग लगा दी। तो फोरेंसिक साइंटिस्ट जाएंगे इन्वेस्टिगेट करने, तो वही डिफरेंशिएट करेंगे कि आर्सन का केस है, किसी ने डिलिबरेटली जानबूझ के आग लगाई या गलती से लग गई। तो ये इन्वेस्टिगेशन भी फोरेंसिक साइंटिस्ट करते हैं। और फिर जो एविडेंसेस मिलेंगे ना, एविडेंसेस जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, तो ये सारी की सारी जो एविडेंसेस है वो उनका नेचर क्या है, नॉन लिविंग नेचर है। मार्क्स की अगर बात करें तो टूल मार्क हो सकते हैं। अगर आपने हैमर यूज किया है तो उससे भी कोई निशान बनेंगे, तो वो टूल मार्क स्पेसिफिक हो गए। फुटप्रिंट्स हो गए, टायर मार्क्स हो गए। तो ये सारे के सारे स्पेसिफिक फुट मार्क्स, टायर मार्क्स, टूल मार्क्स, ये मार्क्स की कैटेगरी में आते हैं और इनका भी नेचर क्या है, नॉन लिविंग। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, स्टेटमेंट्स ऑलरेडी बहुत क्लियर है। एंड अब जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे, तो ये टूल मार्क्स, फुटप्रिंट्स, टायर मार्क्स सारे के सारे अलग से स्पेसिफिकली डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक ओवरव्यू, ओवरऑल आइडिया है कि ये नॉन लिविंग एविडेंसेस होते हैं, इनका नेचर नॉन लिविंग टाइप का होता है। बात करें ड्रग्स की, तो ड्रग्स का भी ओरिजिन नॉन लिविंग है। ये सारे केमिकल्स होते हैं, केमिकली ओरिजिनेट होते हैं या फिर नेचुरली हमें मिलते हैं, फिर उसका प्रोसेसिंग करके आप उन्हें केमिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, या नेचुरल चीजों से भी जो ड्रग का इफेक्ट देते हैं वो भी नॉन लिविंग नेचर के होते हैं। अब आज